जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने लिनन का जो फैब्रिक होता है वो कैसा होता है, उसकी जो हिस्ट्री है वो कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लिनन ही चल रहा है। अभी तक हमने बात की है कि लिनन की जो यूनिट 1 थी, यूनिट 1 में हमने देखा कि लिनन का धागा बनता कैसे है और कैसे कैसे उसको रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है, कैसे कैसे उसका तंतु प्राप्त किया जाता है, फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर यूनिट 2 में हमने देखा कि लिनन की जो खेती होती है वो कैसे कैसे की जाती है। यूनिट 3 में हमने देखा कि लिनन का तंतु कैसे तैयार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अपनी लिनन की विशेषताओं पर। यूनिट 3, लिनन की विशेषताएं। अनुवंशीय रचनाएं। यह आकार में बेलनाकार होती हैं। मतलब ये जो आकार होता है इसका, जो उसका आकार होता है वो बेलनाकार होता है, राउंड होता है उसका। किंतु इसकी अनुप्रस्थ कांटा बहुकोणीय होता है और इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। उसका जो सिरा होता है, जैसे नीचे का जो पार्ट होता है और ऊपर का पार्ट होता है, वो दोनों पार्ट इसके नुकीले होते हैं। इसके अकेले तंतु में मोटी कोशीय दीवार होती है जिसमें केंद्रीय नलिका का सेलुमेन होता है। यह नलिका इतनी महीन होती है कि बिना अनुवंशीय यंत्र के तंतु देखना संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा महीन होती है, उसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो उसके लिए हमें अनुवंशीय यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, तब उससे इसके देखा जाता है। लिनन का तंतु। लिनन के तंतु की विशिष्ट पहचान उसकी गांठनें होती हैं, जो नोट्स होती हैं उसकी, वो होती है इसकी पहचान, जो कि तने की अनियमित वृद्धि में उत्पन्न होती है। यह गांठनें भी अनुवंशीय यंत्र द्वारा देखी जाती हैं, जो कि लिनन तंतु की पहचान है। इसमें तंतुओं के बंडलों को अकेले फिलामेंट से पृथक नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह कम या अधिक एक दूसरे के साथ समूहों में जुड़े रहते हैं। लंबाई। एक अकेले लिनन तंतु की लंबाई 25 से 30 मिमी होती है। इन्हें लंबाई के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। छोटे लिनन तंतु के टो कहा जाता है और लंबे कंघी किए हुए तंतुओं को लाइन कहा जाता है। लिनन तंतुओं की लंबाई की श्रेणी 10 इंच से 40 इंच तक होती है। इसका डायमीटर 14.5 माइक्रोन होता है। रंग, कलर। इसका कलर कैसे होता है? लिनन तंतु का प्राकृतिक रंग क्रीम सफ़ेद से ग्रे तक होता है। इसका जो कलर है वो हमारा क्रीम से सफ़ेद से ग्रे तक का होता है, जो कि गलाने की विधि पर निर्भर करता है। जब ओस में गलाने की क्रिया की जाती है तो लिनन का रंग भूरा होता है, और जब पानी में गलाने की क्रिया की जाती है तो लिनन क्रीम रंग का होता है। अधिक ब्लीच किया हुआ लिनन एकदम सफ़ेद होता है, एकदम भड़कीला सफ़ेद जो होता है वो हो जाता है एकदम श्वेत। जब इस पर अधिक ब्लीच की जाती है तो मजबूती, इसकी मजबूती क्या होती है? लिनन बहुत मजबूत तंतु है, बहुत मजबूत फाइबर है लिनन। यह कपास से 3 गुना अधिक मजबूत होता है। जो कपास होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ये 3 गुना मजबूत होता है। प्राकृतिक तंतुओं में यह सिल्क के बाद दूसरे स्थान पर है। जितने भी हमारे प्राकृतिक तंतु हैं उनमें ये तीसरे स्थान पर है। जैसे कि हमारा लिनन हो, जैसे कि हमारा सिल्क हो गया, और हमारा रियोन हो गया है, पॉलिस्टर हो गया है, और हमारा पॉलिस्टर तो प्राकृतिक तंतु नहीं है, और हमारा कपास हो गया है। तो उन सब से ये तीसरे स्थान पर है मजबूती में। लिनन के तंतु में भार को टिकाऊपन की दृष्टि से देखा जाता है। दमकश लिनन का वजन 4 से 7 औंस प्रति वर्ग गज 135-235 ग्राम प्रति ग्राम मीटर। लिनन का तंतु गीली अवस्था में अधिक मजबूत होता है। इसके तोड़ने की टेनिसिटी शुष्क स्थिति में 5.5 ग्राम प्रति डिनियर में, आर्द्र स्थिति में 6.5 ग्राम प्रति डिनियर
होती है। इसकी मजबूती के कारण लिनन के धागों को जूते सिलने के काम में लाया जाता है। ये इतना मजबूत होता है कि जो हमारा शूज होते हैं उनकी सिलाई में भी ये लाया जाता है लिनन का धागा। लिनन की मजबूती बनाए रखने के लिए इसकी तहों में प्रेस करनी चाहिए। इसकी जो तहे होती हैं जिसकी वो इसकी जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लिनन, जो उसकी मजबूती जो उसकी नींव होती है उस पर प्रेस नहीं करनी चाहिए। जैसे नैपकिन को पहनने पहले चपटा फैलाकर प्रेस करनी चाहिए और बाद में हाथ से तह करनी चाहिए, किंतु तहों पर प्रेस नहीं करनी चाहिए। जैसे फोल्ड करके रखते हैं तो फोल्ड करने के बाद तह बन जाते तब प्रेस नहीं करनी चाहिए। चमक। महीन लिनन में सिल्क के समान चमक होती है और यह चमक बनी रहती है। काफ़ी चमक भी होती है इसमें, जैसे रेशम काफ़ी चमकदार होता है तो उसमें भी चमक होती है, तो ये चमक काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। संगठन। शुद्ध लिनन और कपास का रासायनिक संगठन करीब करीब समान रहता है। लिनन तंतुओं का बंडल कम या अधिक रूप में अंतःकोशीय पेशी जालों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें कपास की अपेक्षा करीब 5% सेलुलोज कम होता है। इसमें करीब 75% शुद्ध सेलुलोज रहता है और बाकी का भाग गोंद दृश्य पेक्टिकन पदार्थ और मोम का होता है। ये पदार्थ का नाम है, पेटिकन पदार्थ का नाम है। तो काफ़ी भाग हमारा जो और भाग होता है वो पेटिकन पदार्थ और मोम का होता है। लिनन के छोटे तंतु करीब करीब पूर्ण रूप से शुद्ध सेलुलोज के होते हैं। लोचम्यता। लिनन में कोई विशिष्ट लोचम्यता नहीं होती है। यह सभी प्राकृतिक तंतुओं में सबसे कम लोचम्यता वाला तंतु है। आरामदायक फिटिंग की दृष्टि से लिनन तंतुओं से बने परिधान को न तो मोड़ सकते हैं न ही सिलाई की तरह से खींच सकते हैं। प्रतिसंगत। लिनन तंतु तुलनात्मक रूप में कड़ा तंतु होता है और इसमें कम प्रतिशतता पाई जाती है, अतः इसमें आसानी से सलवटें पड़ जाती हैं, किंतु इसके मजबूत भी यह गर्मी के मौसम में उपयोग में लाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाला वस्त्र है। लिनन के वस्त्रों में सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा की जा सकती है। इसके कड़ेपन के कारण लिनन तंतुओं में तहों पर दबाव पूर्वक प्रेस नहीं करनी चाहती है, क्योंकि तहों में दबाव से इसके तंतुओं में टूटने की संभावना होती है। लटकनशीलता। लिनन के वस्त्र सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक आरामयुक्त होते हैं और इसमें अधिक लटकनशीलता होती है। ऊष्मा का चालकता। लिनन गर्मी के मौसम के लिए अधिक उपयुक्त वस्त्र माना जाता है, क्योंकि यह शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में सहायता करता है। अवशोषकता। जब केवल अवशोषकता की दृष्टि से विचार किया जाता है तो लिनन कपास से अधिक अच्छा वस्त्र होता है। यह आर्द्रता को अभिशोषक करता है और अधिक शीघ्रता से सूख जाता है, इसलिए यह रुमाल के और टावलों के लिए उत्तम होता है। जो इसमें वाटर सोखने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये हमारे टॉवल और आपके हैंकीज़ वगैरह के कपड़े भी इसी से बनाए जाते हैं। ये भी इसी से बनाए जाते हैं। सफाई और धुलाई। लिनन को आसानी से धोया जा सकता है और दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं। इसके गर्मपन में बार बार की धुलाई से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यह कड़ा होता है। लिनन को प्रेस करते समय भारी प्रकार आंद्र कर लेना चाहिए या वह प्रेस उपयोग में लानी चाहिए। कुछ लिनन में इसकी बनावट व परिसज्जा के कारण शुष्क धुलाई की आवश्यकता होती है। आरोग्यप्रद गुण। लिनन को आरोग्यप्रद वस्त्र माना जाता है, क्योंकि इस पर जीवाणु धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। धुलाई आसानी से धुलाई द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें अवशोषकता गुण होता है और यह शरीर की गर्मी को आसानी से बाहर
निकाल देता है, जिससे यह आरोग्यप्रद वस्त्र माना जाता है। विरंजक के प्रति अभिक्रिया। लिनन पर विरंजक की क्रिया करना कठिन होता है। कपास के समान लिनन का तंतु भी सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच से कमजोर हो जाता है। सोडियम पर बोरेट ब्लीच प्रभावशाली और सुरक्षित रहता है। सिकुड़न। लिनन अधिक नहीं सिकुड़ता और वास्तव में यह कपास से भी कम सिकुड़ता है, किंतु फिर भी इस पर पूर्व सिकुड़न परिचर्या आवश्यक होती है। ऊष्मा का प्रभाव। लिनन कपास की अपेक्षा उच्च तापक्रम और गर्म पानी से अधिक प्रभावित होता है, इसलिए इसे उबाला नहीं जाता और प्रेस करते समय सावधानी रखनी चाहती है। प्रकाश का प्रभाव। लिनन कपास की अपेक्षा अधिक प्रकाश प्रतिरोधक है, किंतु यदि इसे लंबे समय तक खुला रखा जाए तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। फफूंद प्रतिरोधक। कपास के समान लिनन भी फफूंद द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि यह सेलुलोज तंतु है। कीट प्रतिरोधक। कपास के समान लिनन भी कीट से प्रभावित नहीं होता है। कुछ विशिष्ट कीड़ों से यह प्रभावित होता है, जो कि सामान्य प्रचलन में नहीं है। क्षार के प्रति अभिप्राय। लिनन क्षारों के प्रति उच्च प्रतिरोधक है, किंतु यह कपास की अपेक्षा क्षार से अधिक प्रभावित होता है। लिनन को भी मॉइस्चराइजर किया जाता है। अम्ल के प्रति अभिक्रिया। लिनन गर्म तंतु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से नष्ट होता है, किंतु ठंडे तंतु अम्ल से प्रभावित नहीं होता। रंगों के प्रति। रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता नहीं होती, यद्यपि लिनन को पक्के रंगों द्वारा रंगना संभव है। लिनन पर ब्लीच करने के बाद रंगा जाता है। पसीने के प्रति अवरोधक। अम्लीय पसीने से लिनन नष्ट हो जाता है। क्षारीय पसीना सिल्क पर हानिकारक। क्षारीय पसीना लिनन पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, किंतु दोनों ही स्थितियों में लिनन के वस्त्र का रंग खराब हो जाता है। लिनन की पहचान। सामान्यतः लिनन का तंतु कपास के ही समान प्रतीक होता है, परंतु लिनन तंतु में कपास तंतु की अपेक्षा अधिक चमक, मजबूती, शीघ्रता और नमी अवशोषकता, स्पर्श में ठंडकपन आदि महसूस होता है। लिनन तंतु रोएदार नहीं होता। यदि लिनन वस्त्र रोएदार है तो स्पष्ट है कि उसमें कपास के तंतु की मिलावट है या अधिक मान क्लफ लगाया गया है। लिनन वस्त्र महंगे होते हैं। अधिकांश लिनन में कपास की मिलावट कर दी जाती है। लिनन के वस्त्रों के कपास के समान गुण होने से मिलावट की पहचान करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। मतलब हम पहचान सकते हैं कि लिनन के अंदर कपास की बनावट की गई है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर हम पता हो कि लिनन कैसा होता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं उसको छूते ही कि हाँ ये लिनन है और इसमें मिलावट